उस रिएक्शन में जैसे मैं एग्जांपल ले लेता, मैं कुछ भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं ले लूं लेट्स से HI, ठीक है, एक सेकंड यार मेरे बोर्ड है। तो मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं बेटा, जैसे मैंने कहा कि HI है, HI डिसोसिएट हो रहा है H2 प्लस I2 में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि t बराबर 0 पे आपने लेट्स सपोज इसके a मूल्य यहाँ 0 0 होता है, तो t बराबर t पे आप इसमें से क्या करोगे, x घटाओगे, तो 2 से 1 यहाँ पे आ जाएगा x/2, यहाँ से x/2 आ जाएगा। Assumption is you can define the alpha. Alpha is nothing, it is the x by a, right? तो मैंने आपको ऐसे कहा था, फिर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो हमें यदि इस टाइम पे मोलर मास निकालना है, इस टाइम पे मोलर मास निकालना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t बराबर 0 पे यदि मैं सिस्टम का मोलर मास निकालना चाहता हूं तो उस समय मेरे सिस्टम में कौन होगा, खाली HI होगा। यदि t बराबर 0 पे यदि मैं मोलर मास निकालना चाहता हूं तो कौन होगा, HI होगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं मोलर मास निकालना चाहूँ, कहां पे, यहाँ पे, इस समय पे क्या निकलना चाहूँ, मोलर मास, तो HI भी होगा, H2 भी होगा, I2 भी होगा। और इस केस में जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं बेटा, मीन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मीन मोलर मास, मीन मोलर मास। हाँ जी, या इसी का ही हमने नाम दिया था M ऑब्जर्व्ड। और इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया था, हमने बनाया था M थियोरेटिकल बाय 1 डिवाइडेड प्लस बाय, n माइनस 1 अल्फा। बिल्कुल 1 माइनस n इंटू अल्फा। अब जिसकी आज पहली क्लास है वो ये फॉर्मूले को ध्यान से देख ले। M ऑब्जर्व क्या है, M ऑब्जर्व है मीन मोलर मास एट t बराबर t। M थियोरेटिकल क्या है बेटा, ये भी मैंने आपको सिखाया था, इट इज द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। अल्फा सबको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एन क्या है, एक मोल कितने में टूट रहा है। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में यदि मैं एन की वैल्यू देखूं तो देखो 2 मोल HI के कितने पार्टिकल में टूट रहे हैं, 2 में। 2 मोल HI के कितने पार्टिकल, देखो 2 मोल HI कितने में टूट रहा है, 2 में ही तो टूट रहा है, यहाँ 2, तो एक ये बना, एक ये बना, तो एक कितने में टूटेगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। एन क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस आपने ले रखा है उसका एक मोल कितने में डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। बस अब इस फॉर्मूले को मैं हल्का सा और मॉडिफाई करना चाहता हूं आज के लिए, देन हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो है क्या सीन बेटा, एक चीज होती है वेपर डेंसिटी, आपने सुना होगा, एंड दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी, एंड ये हमेशा बराबर होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। सही है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का वजन होता है 2। तो हम 2 डेंसिटी डिफाइन करेंगे, एक डिफाइन करेंगे अपन कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होगी बेटा, M थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय 2। और एक स्मॉल डी डिफाइन करेंगे, स्मॉल डी डिफाइन करेंगे अपन M ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय 2। तो ये D क्या है, ये वेपर डेंसिटी मिक्सचर की, T बराबर T पर वेपर डेंसिटी क्या है, ठीक है, वो है स्मॉल डी। और T बराबर 0 पर जो वेपर डेंसिटी है दैट इज ये। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, M ऑब्जर्व की जगह रखोगे आप स्मॉल d, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको कल ड्राइव कराया था, ठीक है। जिसको ये नहीं आता है वो सिंपल देखे कि M ऑब्जर्व क्या है, वो इस डेरिवेशन को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। इतना ध्यान रखे कि M ऑब्जर्व क्या है, M ऑब्जर्व है T बराबर T पर मोलर मास, और T बराबर T पर हमारे सिस्टम में HI भी प्रेजेंट है, H2 भी प्रेजेंट है, I2 प्रेजेंट है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मीन मोलर मास, दैट मीन मोलर मास इज, मीन मोलर मास क्या होता है बेटा, जब 3-4 मिक्सचर होते हैं गैस के एक डब्बे के अंदर, 3-4 गैस एक साथ होती है तो उसका जब हम मास निकालते हैं, मिक्सचर का मास निकालता है, तो मीन मोलर मास निकालता है, दैट इज M। एम थ्योरेटिकल क्या है बेटा, एम थ्योरेटिकल है कि आपके रिएक्टेंट का मोलर मास क्या है, एन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा आपको ऑलरेडी पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मैंने 2 क्वांटिटी और डिफाइन करी और एक फॉर्मूला ड्राइव करा। इसको एक बार लिखिए, इस पर अब सवाल करने की बारी आ चुकी है।
डन बेटा? हो गया सर? सबका हो गया? सवाल इस पे लेते हैं अपन, अब सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये सवाल है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना, ट्राई करेंगे आप, मैं भी बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार ट्राई सब करेंगे। ठीक है, कौन था वो? सार्थक यार, तेरे को फॉर्मूला समझ में आया क्या भाई? सार्थक? यस। तो जस्ट ट्राई दैट फॉर्मूला ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक्स भी लगाना पड़ेगा, राइट? तो एक बार ट्राई करना यार, ना है तो टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना? एक जस्ट ट्राई करेंगे सब लोग ओके यार। सर। हाँ ओके यार, बिल्कुल। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मिक्सचर की बात करेगा, मतलब मिक्सचर मतलब वो वेपर डेंसिटी स्मॉल डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा अच्छा सवाल है सबके लिए ही, तो ट्राई करेंगे सब लोग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेटा शांत नहीं बैठना, कुछ ना कुछ अप्लाई करना, याद रखना कभी भी ना क्वेश्चन देख के आपका पेन डाउन नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन पढ़ते यदि आप ये एटीट्यूड बना लोगे ना कि समझ में नहीं आया, तो दिक्कत है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंसेप्ट जरूर लगाना है। एक बारी को ना आए कुछ भी आंसर या कुछ हो जाए हमारे साथ गड़बड़, वो अलग बात है। यार ये किसी का माइक अनम्यूट है, वो अपना अनम्यूट कर लेगा क्या? ओके, हो गया, परफेक्ट। चलिए ट्राई करिए सब लोग आराम से। अजय नहीं आ रहा ना क्लास में? अजय भी तो था एक बच्चा, अजय है क्या? नहीं। पहले सब वो फॉर्मूला अप्लाई करके एक क्वांटिटी निकालो, ठीक है? रिएक्शन क्या होगी इसकी? देखो सब लोग, the mixture density, calculate number of moles of NO2 if 100 gram of
N2O4 टेकन इनिशियली, तो रिएक्शन होने की N2O4 आपने इनिशियली लिया, that will dissociate, सही है। M theoretical क्या होगा, सब लोग सोचो, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका मोलर मास कितना हो रहा है, ये आ रहा है 2864, 92 ग्राम आ रहा है। अब निकालते हैं M ऑब्जर्व। देखो सवाल में क्या दे रखा है, द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो स्मॉल d दे रखा है आपको, तो मोलर मास M ऑब्जर्व कैसा आएगा, 38.3 इंटू 2 आ जाएगा, बोलो यार 76.6। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आप फॉर्मूला लगाओ, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है सवाल। देखो आपके दिमाग में फ्लो चार्ट चलना चाहिए, आपको ये क्वांटिटी पता है दोनों, आपके पास एक फॉर्मूला है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला और देखो उसमें क्या वेरिएबल बच रहा है उसको कैलकुलेट करो सबसे पहले, वहां से दिमाग लगाएंगे। क्या बच रहा है कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला में? यदि मैं अल्फा, परफेक्ट, तो फर्स्ट कैलकुलेट अल्फा, सब लोग अल्फा निकाल के बताओ मुझे फटाफट। तो मैं लिख देता हूं एम ऑब्जर्व, एम थियोरेटिकल 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ सबको। सर 0.6 है शायद, 0.6 आ रहा है, मुझे आंसर नहीं पता है। यही है एक दो शायद। लोगों से और कंफर्म कर लेते हैं, मुझे इसका आंसर नहीं ठीक है। पता है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बुक से उठाया था। अब अल्फा आ गया मान ले तेरा, तो सोच आगे क्या करेगा, ठीक है लड़के? जीरो 0.6 से आ रहा है क्या सबका? भाई कैलकुलेशन तो करो सब लोग, एम ऑब्जर्व कितना है देखें, 76.6, दैट इज 92, एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो आसान तो है, ये तो आसान था, फटाफट कर सकते थे आप। 0.6 नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? 0.2 आएगा सर शायद। 0.2 आएगा? हाँ 0.2 ही मेरे को ये लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो। तो यार हाँ 1.20 के आसपास आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है ना यार, ये 1.2 के आसपास। हाँ तो अल्फा की वैल्यू 0.2 आ रही है, ये यार ठीक है सब लोगों की? बताओ हाँ सर। सब यहाँ तक आ गए मेरे साथ? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में? अब पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 if 100 ग्राम ऑफ NO2 इनिशियल टेकन। ठीक है भाई, अब देखो आप,
फिर से रिएक्शन लिखते हैं। बराबर 0 पे आपने इसके कितने मोल लिए a, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0। 0 t बराबर t पे मान लो इसमें कितना आएगा x घटाया, तो यहाँ a कितना माइनस बनेगा, h 2h अल्फा डिफाइन कर बेटा। अल्फा कितना यहाँ क्या जाएगा a माइनस a अल्फा, यहाँ पे कितना जाएगा 2a अल्फा। सवाल में क्या पूछा है, आप देखो सवाल में क्या पूछा आपसे, 2a अल्फा पूछा है, नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 if 100 ग्राम ऑफ टेकन इनिशियली, सही है। तो आपसे पूछा है NO2 के मोल कितने होंगे, तो कायदे से आपको कौन सी क्वांटिटी निकालनी है, ये चमकता है सबको, बोलो आया ना, यस सर। अब बताओ Yes, 2, यही सबको समझ में आ रहा है, 2a अल्फा पूछा है। अच्छा 2 तो पता है आपको, a पता है क्या, a क्या है बताओ, इनिशियल मोल ऑफ N2O4, a क्या है, इनिशियल मोल ऑफ N2O4। आपको 100 ग्राम इनिशियली ले रखा है ना, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे भाई देखो सवाल में दे रखा है ना 100 ग्राम इनिशियली लिया है, 1.08 आ जाएगा। आंसर। हाँ सर 1.08 मोल्स। हाँ, और अपने पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आ गया आंसर अपने पास। देखो अपन को 2a अल्फा निकालना था फाइनली, तो 2 पता है अपन को, a पता है, अल्फा पता है, बस। देखो करके सब लोग सोच के, क्या आपको ये सवाल पूरी तरीके से समझ में आता है क्या, अच्छा सवाल है यार ये, मतलब थोड़ा एडवांस टाइप। वापस बताना सर एक बार यहाँ से। देख बेटा मैंने कहा कि भाई a मोल था इसका, तो 0 इसका लिया, तूने a माइनस एक्स करेगा तो 2x बनेगा, अल्फा डिफाइन करा तो ये a माइनस अल्फा है 2 अल्फा। तो कायदे से मुझे पूछा है कि NO2 के मोल बता दो, सही है, NO2 के मोल कितने आ रहे बेटा, 2 अल्फा आ रहे हैं, तो 2 तो पता है, a क्या है, a है इनिशियल मोल ऑफ N2O4, इनिशियल मोल ऑफ N2O4 का 100 ग्राम लिया है, उसको 92 से डिवाइड करेगा, मोल आ जाएंगे। यस सर। अल्फा तो तूने पहले आ निकाला ही है। गया सर, आ गया। सबको क्लियर है, देखो सब अच्छे से बढ़िया तरीके से। सार्थक यार क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, यस सर। चलो चलो बताओ सब लोगों का हो गया है सवाल, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर 0.43 आ रहा है। आंसर हाँ यार इतना ही आ रहा है सर, कितना आ रहा है, 0.432। 0.43। 0.43। हाँ तो देख लो मेरे पास आंसर नहीं है इसका, और उसका सोल्यूशन ये है। सबको क्लियर हो गया, सुशांत, एकता, हो गया सर क्लियर। है ना, हाँ तो सबको, तो देखो ऐसे सवाल में बढ़ना होता है, जैसे मान लो आप एग्जाम में भी IIT में बैठे होते और आपको अप्लाई करना होता, तो यही मेथड होता। आप क्या करते, पहले आप ये देखते कि भाई क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले सबसे कहा, सवाल देख के मुझे सिर्फ ये, IIT में बैठा होता तो सवाल देख के मुझे सिर्फ ये ध्यान आता, ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, फिर इस फॉर्मूला से मेरे को अल्टीमेटली अल्फा मिलता, फिर मैं सोचता कि चलो भाई अल्फा से क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लिंक बनाना पड़ेगा सवाल में, है ना। अभी मैं पहले से सोचने लगता कैसे करूं क्या करूं, ये नहीं सोचना, जो जो कंसेप्ट आता जाए उसको अप्लाई करते जाओ, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और भी कराएंगे, इसके नहीं, मतलब इससे रिलेटेड ही कराएंगे। तो है ना, फेज के पॉइंट पर एक छोटी छोटी चीज हो रहा है, दो तरह के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है सेम फेज बेटा, ठीक है, मतलब जैसे कि मैं लिखूं CH3COOH, ये लिक्विड होता है। एस्टरिफिकेशन सबको आता होगा, C2OH5, ये भी लिक्विड होता है। इसमें इक्विलिब्रियम आता है, एस्टर बनता है, ये भी लिक्विड होता है। जो पानी बनता है वो भी लिक्विड होता है। तो एवरीथिंग इज, है ना, लिक्विड। तो यदि सबका सेम फेज हो, इफ फेज इज सेम, फेज समझते बेटा सब लोग, तो सबका फेज सेम होता है ना बेटा, ऐसी सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।
जैसे इसका यदि आप केसी लिखने की कोशिश करेंगे तो इट गोज लाइक दिस। समझ रहे हो क्या सब लोग? बहुत आसान सी चीज है बेटा, एक हल्की सी चीज आपको बतानी थी। तो यदि सबका फेज सेम है तो क्या कहलाएगा बेटा? वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये चीज? इसको लिखेंगे नोटबुक में। फिर हेट्रो में मैं आपको सवाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि हेट्रो में एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है जहां से सवाल बनते हैं। सर कर लिया नोट। हो गया? हाँ सर। चलिए ओके। सो नाउ आई विल स्टार्ट द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस में क्या फंडा है? थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है, वो मैं आपको समझाता हूं। हेट्रोजीनियस में पहली बात तो ना सबका फेज सेम नहीं रहेगा यार, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया CaCO3 ले लिया तुमने, उसको आपने हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो तो सॉलिड होगा, प्लस CO2 क्या होगी? गैस। तो एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हेट्रो का मतलब क्या है बेटा? कि सबका फेज सेम नहीं है। अच्छा, तो एक दिक्कत क्या होती है जब भी सॉलिड का केस लेते हैं अपन, पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की कंसंट्रेशन ना हमेशा हम 1 लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, ये याद रखना जब भी आप केसी या केपी लेते हो। अब आपका सवाल हो सकता है सर ऐसा क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपका। इसलिए हो सकता है सबने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? पढ़ा है ना? यस सर। अच्छा, तो एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं सॉलिड की डेंसिटी कभी चेंज होगी क्या रिएक्शन में? डेंसिटी तो नहीं चेंज होती ना कभी। नो सर। तो एक बात बता, जब मैं मान लो इसको लिख दूं, देखो, तो P एक बार देखना बाय V, इसको W बाय मोलर मास लिख सकता हूं, मोल को RT। यस सर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं PM इक्वल्स टू W बाय V RT। देखो मास बाय वॉल्यूम में डेंसिटी आ गया, यस सर। तो डेंसिटी इज PM बाय RT। अब जब भी कोई एक रिएक्शन होती है उसमें देखो मोलर मास चेंज नहीं होता, प्रेशर R और T, तो सॉलिड का तो प्रेशर भी नहीं होता, सही बात है ना। यस तो सर। सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा, तो उसका कंसंट्रेशन भी हम चेंज नहीं मान पाएंगे। दैट्स व्हाई हम उसके कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यदि मैं इस रिएक्शन का Kp लिखूं तो खाली मैं क्या लिख पाऊंगा? प्रेशर ऑफ CO2 लिख पाऊंगा ना बेटा, क्योंकि इसका प्रेशर होता नहीं, इसका प्रेशर होता नहीं, सही है। यस सर। तो और मतलब उनका, यदि मैं इसका Kc लिखूंगा तो भी मैं इतना ही लिखूंगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि इन CO2। दोनों का मैं यूनिटी मानूंगा। पहली बात सबको क्लियर है कि यस सर। हेट्रोजीनियस के केस यस में सर। सॉलिड के कंसंट्रेशन को यूनिटी मानना है एज द डेंसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा भी पॉइंट है, अभी लिक्विड की बात करते हैं, फिर एक साथ लिख लेना। देखो एक रिएक्शन लेता हूं, AgCl सॉलिड प्लस H2O, क्योंकि हमें अगला चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम है तो हम फील लेना इनसे स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा इसमें बताओ, इसमें पानी का काम क्या है, कोई मुझे बताएगा? इस रिएक्शन में आयनाइजेशन।
पानी आयोनाइजेशन, राइट, या फिर पानी एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है सबको? ये पानी सॉल्वेंट ही है ना भाई? हाँ सर। यस सर। अच्छा जैसे मान लो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र में से एक गिलास पानी बाहर निकाल लिया तो क्या उसका वाटर लेवल चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नो सर। तो जब भी लिक्विड, इसको बोलता है प्योर लिक्विड, यहां इसका रिएक्शन में कोई काम नहीं है। जब भी प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड का मतलब क्या बेटा? सॉल्वेंट। आप कैसे पहचानोगे? आराम से पहचान जाओगे। जैसे ये देखो दिख रहा है यहाँ, ना तो ये रिएक्टेंट है ना तो ये प्रोडक्ट है, तो सिंपल क्या काम कर रहा है यार? इसका आयोनाइजेशन कर रहा है, बोल सकते हो। तो प्योर लिक्विड के केस में भी आप कंसंट्रेशन को कितनी मानेंगे? मतलब यदि मैं इस रिएक्शन का केसी लिखूंगा तो 1 कैसे आएगा सर। लिखूंगा? हाँ, मैं इस रिएक्शन का केसी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय सॉलिड है। कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। नहीं, वो भी वन आ जाएगा क्योंकि वो क्या है देखो, H2O का भी 1 होगा। हाँ दोनों का वन हो जाएगा। ठीक है सर। समझ रहे हो? तो प्योर लिक्विड के केस में हमेशा आप इसको कितना मान के चलेंगे? यूनिटी। और प्योर लिक्विड मतलब जब रिएक्टेंट साइड आया पानी, पानी जब रिएक्टेंट साइड आएगा ना तो जनरली उसका कोई काम नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट साइड आया तब तो मान लो प्रोडक्ट साइड पानी आ रहा हो तब तो वो बना होगा एक प्रोडक्ट। जैसे आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने अभी आपने ये वाली रिएक्शन लिखी थी, ये वाली रिएक्शन लिखी थी, CaCO वाली सर। ये देखो ये एस्टरिफिकेशन देख लो, इसमें पानी लिखा है मैंने यस सर। क्योंकि यहाँ पानी सोलवेंट नहीं है, यहाँ पानी यहाँ एज ए प्रोडक्ट में आ प्रोडक्ट रहा है। बना है। हाँ जी बेटा, यहाँ प्रोडक्ट बना है वो तो उसका तो इनिशियली ये जीरो रहेगा फिर बनेगा फाइनली, तो यस चेंज सर। दिखेगा। लेकिन सोलवेंट तो में तो ऐसा नहीं कि सोलवेंट तो कंज्यूम भी नहीं होता ना भाई। आपने यस सर। कभी ये देखा है कि सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया रिएक्शन में? सोलवेंट तो हेल्प करता है आयोनाइजेशन और इनमें, सही बात है कि नहीं बात है? सही यस है। सर। तो ये दोनों बातें सबको क्लियर है कि हेट्रोजीनियस के केस में हम केसी केपी में सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानेंगे एंड प्योर लिक्विड के केस को भी अपन कितना मानेंगे? 1। इज दैट क्लियर यार सबको? क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं अब आपको अब देने वाला हूं न्यूमेरिकल। सही है? यस सर। तो चलो एक बारी आप सर हाँ जी बेटा। सॉलिड का मिक्सचर भी हो सकता है रिएक्टेंट में। सॉलिड क्या क्या? सॉलिड का वो मतलब सॉरी सर, लिक्विड का मिक्सचर सॉल्वेंट का, हाँ हो सकता है। तो उससे तो यूनिटी नहीं लेंगे ना सर? नहीं तब नहीं लेंगे। चलो अब ये लिखो सब लोग पहले, ये आपने नहीं लिखा था, फिर अपन आगे वाला लिखेंगे। यार किसी का माइक ओपन है, निर्मल अपना माइक ऑफ कर लो। सर कर लिया ये वाला पेज नोट। ठीक है, मैं आगे वाला पेज और कर लो नोट, फिर ठीक हो जाएगा। डन।
हो गया बेटा, सवाल करें। हो गया सर। ओके यार, सो एक सवाल लेते हैं, इस पे अप्लाई करना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन C solid plus CO2 gas twice of CO gas, है ना, ये दे रखा है द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm, ठीक है। इफ 50% CO2 is reacts, तो सवाल ये है, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है कि 50% जितना भी आपने लिया CO2 का, जैसे 100 मोल लिए, तो इक्विलिब्रियम पे उसके जब इक्विलिब्रियम आया रिएक्शन में तो उसके 50 मोल कंज्यूम हो गए, ठीक है। और उस समय का जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 12 atm, ठीक है। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट केपी। केपी बताना है आपको, ठीक है। तो ट्राई करेंगे सब लोग, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो सवाल बनेगा, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, उस समय का टोटल प्रेशर है बेटा 12 atm, जो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। और अचीव जब हुआ है उस समय पर आपके जो CO2 है उसके हाफ मोल कंज्यूम हुआ है, या मोल मान रहा है कंसंट्रेशन, जो आप या प्रेशर भी मान सकते हो डायरेक्टली, राइट। अच्छा, एक सबको बात पता है क्या, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एक कंसेप्ट है, मतलब ये पता होगा आपको पहले से ही। पी इक्वल्स टू सीआरटी मैंने पहले भी कराया आपको, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, मैंने बताया था फिर कि P बराबर N बाय वीआरटी लिख सकते हो, और ये तो कंसंट्रेशन है, तो P इक्वल्स टू सीआरटी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये पता होना चाहिए आपको। तो जो काम आप कंसंट्रेशन में करते हो प्रेशर में भी कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब यदि आप बोल रहे हो कि 50% CO2 रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब यदि आपने उसका प्रेशर 100 लिया था तो 50 हो गया वो।
टोटल प्रेशर का यूज करना है। कुछ कर रहे हो क्या सुशांत? और कौन कौन है? आदित्य कर कुछ रहा हूँ कर रहे सर। हैं? अच्छा, कुणाल, मोहित? यस सर, कर रहा हूँ। देखें यार, चलो मैं मदद करता हूँ। देखो, सबसे पहले ऐसे सवाल रुक को जाओ सर, अप्रोच। होने वाला है। अच्छा, होने वाला है, सॉरी सर, चलो। चलो सर, करवा दो। ठीक। तो देख, ऐसे मान लो सवाल में फंस जाते हैं ना, तो कैसे सोचते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल जैसा जैसा सोचना है वैसे करके बता रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। सवाल आया, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, यदि मैं इसका केपी निकालना चाहता हूँ तो इसका केपी होगा क्या, पहले वो सोचते हैं अपन। इसका केपी होगा प्रेशर ऑफ सीओ, रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक का स्क्वायर होता है ना, प्रेशर ऑफ CO2। ये दो चीजें होंगी, सही बात है, इतना मुझे समझ में आता है। अब मैंने कहा मान लो इसको तो लाइट ले लेता हूँ, क्योंकि इसका मेरी अब केमिकल रिएक्शन में रोल नहीं, क्योंकि सॉलिड है। मैंने कहा T बराबर 0 पे मान लो इसके P मोल ले, इसका प्रेशर P ले लिया। अब मोल में भी कर सकते हो सेम काम, मैं प्रेशर में भी कर रहा हूँ, एक ही बात है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। तो यदि मैं इसका प्रेशर P ले लिया तो T बराबर 0 पे 0 हो गए, सही बात है। अब T बराबर T पर जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या दे रखा है, 50% CO2 रिड्यूस हो गया, मतलब P का कितना प्रेशर बचा होगा, बताएगा कोई मुझे? P/2। और उधर कितना बनेगा, यहाँ 1 से 2 बनता है, तो P/2 से यहाँ कितना बना होगा? नहीं समझ में आया? आ गया सर। देखो, इसको A मान लो, ये आ गया। 0 है, इसमें से A माइनस एक्स करोगे तो यहाँ कितना बनाओगे, 2x बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे A/2 है, ऐसा मान के चलो, x इज 50%। तो अब मैंने कहा चलो, अब देखो कितना आसान है, 2 × A/2 हो जाएगा सर, तो यही बचेगा। ये हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है अब आपका, देखो P प्लस P/2 आ रहा है इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, और ये किसके हाँ सर। बराबर है, 12 के बराबर है कि नहीं, ये बताओ भाई। P प्लस P/2, हाँ सर। टोटल प्रेशर 12, तो P हाँ आ सर। जाएगा। P आ सर जाएगा तो P आ जाएगा तो गेम ही खत्म। P आ जाएगा तो देखो, इसका भी प्रेशर आ गया, इसका भी प्रेशर आ गया, दोनों को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा काम। अब निकाल के तो आंसर फटाक से। नहीं समझ आया? आ गया सर समझ में।
बढ़िया है। चलो अब इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया सबका। पहले बताओ, सब आंसर तो बताओ फिर सर इसका। आर की वैल्यू क्या थी आपने बताई नहीं थी। आर की वैल्यू कौन सी, इसमें आर की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आर की जरूरत कहाँ पड़ी, पी और पी बाई टू आ गया तो सीधा चिपका दे। हाँ सर ऊपर वो थे ना P इक्वल टू CRT वाला। तो मैं तो प्रेशर ही पुट कर रहा हूँ ना, मैं तो इससे मतलब है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जो मैं कंसंट्रेशन लेता था उसकी जगह प्रेशर ले लिया, अच्छा सर तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना बेटा। ठीक है सर। नहीं समझा, समझ गया पक्का, समझ सब गया समझ सर, गए। समझ गया। मतलब जो काम तू कंसंट्रेशन में लिखता था ना, ए बाय टू, तू डायरेक्टली प्रेशर में भी कर सकता है, ये मतलब है। ओके सर। सबका आंसर तो बता दो फिर इसका। पक्का 16 आ रहा है सर, 64/4 आ रहा है, 16 18। लिख दिया मैंने आंसर। चलो बढ़िया। कोई किसी को दिक्कत इस सवाल में? ऐसे सवाल भी आपसे अब हो जाएंगे सारे के सारे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाऊं। सॉरी, सो नाउ आई वांट टू बेसिकली टेल यू दी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जेई एडवांस में आता है, मेंस में कभी नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो रिएक्शन एक साथ करवाते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास मैं लिखूं ए सॉलिड गिविंग बी गैस प्लस सी गैस। ऐसे अपने पास मान लो एक पी सॉलिड है जो कि हमें दे रहा है बी गैस। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा समझना अब। हाँ, पी सॉलिड इज गिविंग लाइक बी गैस प्लस डी गैस। ये क्या है, एक दो रिएक्शन है, लेकिन इन रिएक्शन की खास बात क्या है, ये एक ही कंटेनर के अंदर हो रही है बेटा। किसके कंटेनर हो रही है, एक ही कंटेनर के अंदर ये दोनों रिएक्शन हो रही है। ध्यान से सुनना। मान लो इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर P1 है, तो इसका प्रेशर भी कितना होगा बेटा, P1, क्योंकि एक एक मोल बनता है ना दोनों का। अभी मैं कंसंट वही P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन में करता था वो प्रेशर में भी कर सकता हूं। तो यदि मैं इसको x लिखूंगा तो इसको भी x लिखूंगा। तो मान लो इसका प्रेशर P1 है इक्विलिब्रियम पे, तो इसका भी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर P1 है। ऐसे मान लो यदि इसका प्रेशर है P2, तो इसका प्रेशर भी कितना है बेटा, P2। ये बात समझ में आती है सबको? बताओ हाँ या ना। यस सर। यस अच्छा, सर। मान लो मैं Kp1 लिखना चाहता हूं, पहली रिएक्शन का Kp1 लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखेगा बोल बेटा, प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ C। यदि तू Kp2 लिखना चाहता है तो क्या लिखेगा, प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ D। अब मुझे बताओ इस सिस्टम में प्रेशर ऑफ B कितना है, कोई बताएगा मुझे? इस सिस्टम में, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसमें प्रेशर ऑफ B क्या रखूं वैल्यू, बताओ। कंफ्यूजन है? अरे सर बोलो, B का प्रेशर, B का प्रेशर कितना है भाई? मुझे Kp1 की वैल्यू लिखनी है, तो प्रेशर ऑफ C को प्रेशर ऑफ B से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ B, कोई बताएगा मुझे? Kp1/C PC। ना ना यार, वैल्यू देखना बक्से के अंदर से, P1 P2 के टर्म्स में। एक में P1 है, एक में P2 है सर। हाँ, लेकिन अब याद रखना, जब आप टोटल बात करोगे तो दोनों में लिखा जाएगा। ये साइमल्टेनियस में बस इतना ही फंडा होता है। P1 + P2। हाँ, तो साइमल्टेनियस का तरीका ये है कि जो भी कॉमन होता है, खुद सोचो ना यार, बी हमारा पूरा एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो बी का प्रेशर तो P1 + P2 ही है ना। आगे समझ? सर समझ में अब क्या आप कहना चाह इसमें रहे हो। इसका हाँ न्यूमेरिकल कैसे करना पड़ता है। Kp1 क्या लिखोगे, देखो Kp1 लिखोगे P1 इंटू P1 + P2। यस ऐसे सर। Kp2 क्या लिखोगे, ऐसे ही करना P2 इंटू न्यूमेरिकल। P1 + P2। अब क्या करोगे इसमें ना, इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो एक इक्वेशन वहां से बन के आ जाएगी। क्या जाएगी, Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2 बराबर क्या जाएगा, P1/। P2। एक इक्वेशन ही आ जाएगी, यस इसको अपन सर। को सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। एक इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या बनेगा, Kp1 + Kp2। देखो क्या बनेगा, P1 ऐड + कर P2 दो। का होल स्क्वायर।
तो मैं लिख दूं अंडर रूट, ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ये दो इक्वेशन आएंगे आपके सामने, यस सर ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में KP1 और KP2 दे के रखेंगे वो लोग, ठीक है, या P1 P2 दे के रखेंगे, KP1 KP2 निकाल लोगे। मैंने जर्नल मेथड बता दिया, लेकिन साइमल्टेनियस में जो फंडा है, साइमल्टेनियस का फंडा क्लियर है, जो भी कॉमन रहेगा। मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन और होती बेटा Q, और उसमें भी B बन रहा होता, तो फिर B का प्रेशर कितना लेते आप? P1 P1 प्लस plus P2 P2 प्लस plus P3। P3। हाँ, क्योंकि भाई आप जब लिखते हो ना P ऑफ B का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि B का सिस्टम के अंदर टोटल प्रेशर कितना है। तो अब खाली एक रिएक्शन नहीं हो रही है, साइमल्टेनियसली काफी रिएक्शन एक साथ हो रही है। इन दैट केस वी हैव टू बेसिकली ऐड द कॉमन वाला फैक्टर टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट। और तरीका क्या, जनरली 3 का तो नहीं देंगे, 3 का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 2 का आया है आईआईटी में आज तक एडवांस में। तो मैं तरीका आपको आज ही बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बताया एज इट इज करोगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आईआईटी का। तो एक बार ये करके देख लो आप। सर हो गया। हो गया, तो अपना चैप्टर भी फिनिश हो गया। लेकिन अपने पास एक क्वेश्चन और है, वो भी आप कर सकते हो, हेट्रोजीनियस का। इसका तो सवाल फिक्स है, तो एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ हेट्रोजीनियस का, ट्राई करेंगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है भी, आईआईटी का ही है। NH4HS सॉलिड, चैप्टर अपना खत्म है, ठीक है। NH3 गैस, अभी टाइम है, तो हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, और इस रिएक्शन में आपको बोला है the observed pressure, the pressure ऐसे दे रखा, the pressure at equilibrium is 1.12 atm, ठीक है। what is the value of Kp, यही बोला। ये ट्राई कर लीजिए। ट्राई करेंगे यार। एक सॉलिड कंपोनेंट है, दो गैसेस कंपोनेंट है, सो दिस इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम।
टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे 1.1 दे रखा है, ये तो हो जाना चाहिए आपसे, क्योंकि CO2 वाला आ गया था। 0.313 आ रहा है। 0.313 इसका आंसर है मेरे पास। I'll check, just give me 1 second. 0.3136 ये आ रहा है क्या? हाँ सर। किसने दिया है आंसर? ये मोहित ने, किसने दिया है? यस सर। अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे यार। और सबका नहीं आ रहा क्या? कुणाल क्या चल रहा भाई? साहिल, अब तो साहिल बोला ही नहीं है। सर हो गया हो गया, बढ़िया। सर। आदित्य, एकता बेटा करो, निर्मल पिछले सवाल जैसा ही है। सार्थक कुछ समझ आया बेटा आज की क्लास का? देखो इसमें आप खुद सोचो ना, आप ऐसे लिख दो, सवाल में थोड़ा सा अपना रास्ता ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? सॉरी गैस है ना ये। अब आपने सोचा कि यार चलो इसके जितने भी मूल्य होंगे इसका तो कोई रोल है नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल अमाउंट में बनेगा इक्विलिब्रियम पे। यदि ये ए बनेगा तो ये भी ए ही बनेगा ना, क्योंकि एक एक मोल ही बन रहा है। तो आपने कहा यदि इसके मोल बराबर आएंगे इक्विलिब्रियम पे, यदि दोनों के मोल इक्वल आएंगे इक्विलिब्रियम पे, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी इक्वल आएगा, है ना? और यदि प्रेशर इक्वल आएगा तो P प्लस P हमारे पास कितना दे रखा है? 1.12। तो यहां से तो 2P बराबर 1.12 दे रखा है, तो यहां से हमारे पास P कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.56। अब Kp है क्या? Kp तो ये ना बेटा, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। यस सर। क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसका तो 1 है, तो ये तो P स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, 0.56 का स्क्वायर करना है, जो कि आप बता रहे हो कितना आ रहा है, 0.3136 आ रहा है, 0.3136। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? बताओ, बोला करो यार। यस सर क्लियर है। तो अपना ये चैप्टर आज ओवर हो रहा है, हम नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे? आगे से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि केमिकल आना चाहिए आयनिक के लिए, बहुत बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है? जो आपको तो पूरा ही मैंने पढ़ा है, लेकिन जैसे सार्थक है तो ऐसा नहीं है कि भाई आयनिक के लिए केमिकल आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आयनिक में हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इसी का ही मान लो कंटिन्यूएशन पढ़ने वाले हैं। तो हम अब इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? कि पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच ही पीएच निकालना है अपन को, बफर का पीएच कैसे निकालता है, सोल्ट का पीएच कैसे निकालता है, एसिड का पीएच कैसे निकालता है, ये चलेगा। तो इक्विलिब्रियम को हम बेसिकली ना, यू कैन से कि हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला रहेगा एसिड बेस एंड सोल्ट, फिर रहेगा अपना बफर वाला पार्ट, ठीक है? फिर रहेगा अपना सोलिबिलिटी वाला पार्ट। तो हम ऐसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है? मतलब वो भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा उसमें फाइट नहीं है, तो वो करेंगे अपन, ठीक है? चलिए तो फिर खत्म करते हैं फिर आज की क्लास, क्योंकि अब नया चैप्टर मुझे अगली क्लास से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसकी थ्योरी आप और अच्छे से देख लो यार, कहाँ डाउट हो, मान लो आपको ये आप पढ़ो पूरा और आपको कहीं डाउट वाउट हो, तो आप मेरे को अगले क्लास में रोक के पूछ लो कि सर ये वाला पोर्शन एक बार फिर से बताओ, ठीक है? ये आपकी